सबसे पहले मेरी तरफ से तमाम साथियों को आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान इरम नवाज़ खान। साथियों, आज का हमारा मौजू जिसके हवाले से आज हमने गुफ्तगू करनी है वो है हिंदुस्तानी ज़बानों के ख़ानदान। ऑस्ट्रिक ख़ानदान, द्राविड़ ख़ानदान, तिब्बत चीनी ख़ानदान और हिंद आर्याई ख़ानदान। तो आइए हम इन ख़ानदानों के मुतालिक जानने की कोशिश करते हैं। उर्दू अदब की तारीख़ का मुताला करने के बाद जो बात हमारे सामने आती है कि हिंदुस्तान में बोली जाने वाली ज़बानों के ख़ानदान कौन कौन से हैं, दरअसल वो ये है कि 20वीं सदी ईस्वी के निसफ़ अव्वल में फ्रेंच अकेडमी के जायज़े के मुताबिक दुनिया में 2794 ज़बानें बोली जाती थीं, जिनमें हमारी उर्दू ज़बान का ज़िक्र भी है। माहिरीन लिसानियात ने मुख्तलिफ़ ज़बानों के कवायद, जुमलों की बनावट, मरकबात के असूल, मानवी क़राबत के लिहाज से दुनिया की ज़बानों को मुख्तलिफ़ ख़ानदानों में तकसीम किया है। ख़ानदानी और ग्रोही रिश्तों की तलाश हिंद यूरोपी ख़ानदान के मुताले से शुरू होती है। इस मुताले के सिलसिले में तारीख़ी और तकाबली तरीक़े वाज़ह किए गए। हिंद यूरोपी ख़ानदानों के कवायद को लेकर दूसरे ख़ानदानों का मुताला किया गया, लेकिन तफसीली मुताला सिर्फ़ तरक्की याफ्ता ज़बानों का ही हो सका। हिंदुस्तानी ज़बानों का ताल्लुक़ हिंदुस्तान में आर्यों की आमद से किसी न किसी तरह जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं हिंद आर्याई के हवाले से, जो ज़बानों का एक ग्रोह है। तो आर्यों को हम तारीख़ की रोशनी में सबसे पहले शिमाल मगरबी ईरान में 2000 काफ मीम में देखते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर आर्यों का दाखिला 1500 काफ मीम में हुआ। उनकी ज़बान मशरक़ी ईरान में इर्तिकाई मनाज़िल तय करती हुई हिंद ईरानी मंजिल पर पहुँच चुकी थी। हिंद यूरोपी ज़बान की ये हिंद ईरानी शक्ल ही उन तमाम ज़बानों की माँ कही जा सकती है जो बाद में ईरान में फैली और जिसे आर्या बोलते हुए हिंदुस्तान में दाखिल हुए। हिंदुस्तान में आर्यों का साबका द्राविड़ी और ऑस्ट्रिक कौमों से पड़ा। ऑस्ट्रिक ज़्यादातर मशरक़ी और वस्त हिंद में आबाद थे। इन कौमों को ज़ेर करने में ऑस्ट्रिक को काफ़ी जहदोजहद करनी पड़ी। इस जहदोजहद की झलक जो है वो ऋग्वेद के बाज़ किस्सों में पाई जाती है। हिंदुस्तान में मंडा ख़ानदान की बर्मा और चीनी तिब्बत, थाईलैंड वगैरह में मोन खमीर ख़ानदान की बहुत सी ज़बानें ऑस्ट्रिक ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। ज़बानों का जो दूसरा ख़ानदान तिब्बत चीनी ख़ानदान है, इसके हवाले से हम बात करते हैं। तो तिब्बत चीनी ख़ानदान के बोलने वाले हिंद यूरोपी ज़बान के बाद सबसे ज़्यादा हैं। यह ख़ानदान जो है चीन, तिब्बत, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, थाईलैंड के इलाके पर फैला हुआ है। ये ज़बानें एक रुकनी मादों पर मुश्तमिल गैर तरकीबी हैं। चीनी की मुख्तलिफ़ बोलियों में बड़ा फ़र्क है, इसलिए एक बोली का बोलने वाला दूसरी बोली समझ नहीं सकता। इन बोलियों में तलफ़्फ़ुज़ का इख्तलाफ इलाक़ाई और तारीख़ी वजूहात से भी नज़र आता है। चीनी में दो अदबी उसलूब हैं, एक कदीम ज़बान और दूसरी जदीद ज़बान। कदीम ज़बान का उसलूब पेचीदा और मरसा है और जदीद ज़बान का उसलूब सहल तर है। इसमें बहुत सा अदब पैदा हो रहा है। ज़बानों का जो तीसरा ख़ानदान है द्राविड़ ख़ानदान। इस ख़ानदान के बोलने वाले जनूबी हिंद के अलावा बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में मिलते हैं। द्राविड़ी ज़बान के एक बड़े माहिर लिसानियात जिनका नाम बशप कार्डविल था, उन्होंने 19वीं सदी ईस्वी में द्राविड़ी ज़बानों के तकाबली कवायद लिखे। कार्डविल का ख्याल है कि द्राविड़ी ज़बानों में दूसरी ज़बानों का बड़ा इम्तजाज मिलता है। उन्होंने द्राविड़ी ज़बान को 3 इलाकावारी हिस्सों में तकसीम किया है। पहला जनूबी द्राविड़ी और दूसरा वस्ती द्राविड़ी, तीसरा शुमाली द्राविड़ी। जनूबी द्राविड़ी में तमिल, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम ज़बानें जो हैं वो मशहूर हैं, और वस्ती द्राविड़ी में तेलुगु, गोंडी और कवी को बड़ी अहमियत हासिल है। शुमाली द्राविड़ी में कुर्क और ब्राह्वी को शोहरत हासिल है। जनूबी द्राविड़ी ज़बानों में तमिल ज़बान सबसे पुरानी ज़बान है,
तमिल वालों का तो दावा है कि ये दुनिया की मौजूदा ज़बानों में सबसे पुरानी ज़बान है। तमिल अदब भी बड़ा दकी है। तिलकापबम तमिल की सबसे पहली शेरी तसनीफ़ है जो 2वीं सदी कबल मसीह में लिखी गई है। मलयालम 9वीं सदी में तमिल से अलग हुई, ये केरला की ज़बान है। कन्नड़ जनूबी द्राविड़ी की ज़बान है जो कर्नाटका की ज़बान है। ये तमिल और तेलुगु से मिलती जुलती है। इसका रस्मुल ख़त तेलुगु का है। कन्नड़ में 4वीं सदी ईस्वी से अदब मिलता है। तेलुगु कुर्ग और महाराष्ट्र की सरहद पर मंगलोर में बोली जाने वाली एक छोटी सी ज़बान है। इसमें अभी तक अदब नहीं पैदा हुआ है। कार्डविल तमाम द्राविड़ी ज़बानों में इसे सबसे तरक्की याफ्ता ज़बान करार देता है। ये कन्नड़ से बहुत मिलती जुलती है, इसलिए बाज़ माहिरीन ने इसे कन्नड़ की बोली कहा है। इसके बाद एक दूसरी ज़बान है तेलुगु। द्राविड़ी ज़बानों में तेलुगु के बोलने वाले सबसे ज़्यादा हैं। इसमें संस्कृत के अल्फाज कसरत से मिलते हैं। लफ्ज़ों के आखिर में मसूता होता है। इसमें मसूती हम आहंगी है, इसलिए यह ज़बान बड़ी शहरी ज़बान है और इसे मशरकी अतालवी कहा जाता है। इसका अदब 11वीं सदी ईस्वी से मिलता है। अब हम ज़बानों का जो चौथा बड़ा ग्रोह है ऑस्ट्रिक ख़ानदान, इस ख़ानदान की ज़बान के बारे में भी जानते हैं और इस ख़ानदान के पस मंज़र के बारे में जानते हैं। यह ख़ानदान कहाँ से आया और हिंदुस्तान में कब दाखिल हुआ। उर्दू अदब की जब हम तारीख़ का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि हिंदुस्तान में सबसे पहली कौम जो थी वो नेग्रेटो पाई जाती थी। उसके बाद दूसरे नंबर पर कदीम तरीन कौम जो है वो ऑस्ट्रिक है, जो हज़ारों साल पहले हिंदुस्तान में दाखिल हुई। ऑस्ट्रिक के बारे में कहा जाता है कि ये बहर रूम के इलाके में जो कौम आबाद थी वहीं से ये हिंदुस्तान की सरज़मीन की तरफ आए। ऑस्ट्रिक कौम जो है ये बहर रूम के इलाके की एक अक़वाम की एक पुरानी शाख है। ऑस्ट्रिक ज़बानों के ख़ानदान का सिलसिला इन्हीं कदीम तरीन ऑस्ट्रियाई लोगों की ज़बानों से मिलता जुलता है और जब ये कौम अपनी ज़बान के साथ हिंदुस्तान आई तो यहाँ बहुत मजबूत साबित हुई। उसकी शाखें जनूबी मशरक़ में मलेशिया, इंडोनेशिया, पोलिनेशिया तक फैल गई और इन ममालिक में बोली जाने वाली ज़बानें किसी न किसी तरह ऑस्ट्रिक ख़ानदान से मिलती हैं और उसी ऑस्ट्रिक ख़ानदान में बहुत से कबाइल भी थे, मिसाल के तौर पर मून, खमीर, चाम वगैरह। और उन्हीं में से एक गिरोह जजीरा निकोबार में समुद्री रास्ते से चला गया और वहाँ जाकर वो निकोबारी कहलाया। और ऑस्ट्रिक का एक गिरोह जो था उसने अपना कदम आसाम में जमाया तो वहाँ भी उन्होंने ऑस्ट्रिक ज़बान एख्तियार की। ऐसे ही उनकी एक शाख ऑस्ट्रेलिया और एक गिरोह श्रीलंका में जाकर आबाद हुआ। मैं आपके सामने ऑस्ट्रिक ज़बान का एक ग्राफ रख रहा हूँ, आप इसको देख के अच्छी तरह समझ लें। हिंदुस्तान में ऑस्ट्रिक कबाइल के लोग पंजाब तक जो इलाका शामिल है वहाँ तक फैल गए और वस्ती हिंद में और जनूबी हिंदुस्तान में भी फैल गए। हिंदुस्तान में ऑस्ट्रिक ज़बान बोलने वाले शुमाली हिंदुस्तान के वसी मैदानों में हिंदू आवाम की शक्ल में आज भी मौजूद हैं। लेकिन ऑस्ट्रिक ख़ानदान के बाद जब द्राविड़ और आर्या रोनमा हुए तो उन्होंने ऑस्ट्रिक के साथ मिलकर एक दूसरे को कबूल कर लिया और उनकी एख्तियार करदा ज़बान में तब्दीलियाँ हुई जिसकी वजह से असल ज़बान की झलक नज़र आने लगी। इस तरह ऑस्ट्रिक ख़ानदान की बोलियों ने हिंदुस्तान में आर्याई ज़बान की तब्दीली के लिए एक बुनियाद फराहम की और आर्याई ज़बानों पर ऑस्ट्रिक के गहरे असरात मुरतब हुए। जब ऑस्ट्रियाई ज़बानें आर्याई ज़बानों से मिली तो आर्यों के साथ साथ ऑस्ट्रिक भी फैलते रहे। गोया ऑस्ट्रिक ज़बान हिमालय के हितों, तिब्बत और कश्मीर के पार शुमाल तक और हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी सरहद के पार मगरब में भी फली और फूली। अब हम अगर ऑस्ट्रिक ख़ानदान के ज़बानों की बात करें तो ऑस्ट्रिक ख़ानदानों की ज़बानें दो शाखों पर तकसीम हैं।
एक एस्ट्रोनेशियाई और दूसरी एस्ट्रो एशियाई। तो अब हमने यहाँ पर सिर्फ एस्ट्रो एशियाई के बारे में जानना है, क्योंकि हमारी ज़बान का ताल्लुक जो है इसी ज़बान के वस्त से था। अब हमने सिर्फ एस्ट्रो एशियाई के बारे में जानना है। एस्ट्रो एशियाई से निकलने वाली ज़बानें मून, खमीर, खासी, मंडा, कनावली हैं। मून और खमीर ज़बानें वो लोग बोलते थे जिन्होंने कदीम ज़माने में हिंद चीन को फतह किया था, लेकिन उस वक्त ये ज़बानें सियाम, बर्मा और हिंदुस्तान में चंद सहराई कबीलों में बोली जाती थी और ज़्यादातर ये ज़बानें हिंदुस्तान के बाहर बोली जाती थी, मून, खमीर। लेकिन खासी और मंडा वो ज़बानें हैं जो हिंदुस्तान में भी बोली जाती हैं। खासी आसाम की पहाड़ियों में बोली जाती है और मंडा मगरबी बंगाल से लेकर बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा से होते हुए मद्रास को जाती है। कनावली ज़बान हिमालय की पहाड़ियों में से लेकर शिमला तक फैली हुई है। ये था हमारा मौजू हिंदुस्तानी ज़बानों के ख़ानदान, द्राविड़, तिब्बत चीनी, हिंद आर्याई और आस्तिक 4। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मौजू समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।